मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज पढ़ेंगे क्लास 9th का 6 लेसन निसर्ग वैभव, जो कि लिखे हैं यहाँ सुमित्रा नंदन पंत। यह कविता को बहुत ही खूबसूरत रूप में लिखे हैं। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सुमित्रा नंदन का परिचय आप पढ़ लीजिएगा बुक के द्वारा। और पद्य संबंधित में उन्होंने लिखा है कि रस की अनुभूति करने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप से इस कविता में बताया गया है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसे अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे। मैं बस भावार्थ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। तो ये जो कविता है प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। प्रकृति मतलब हमारे ईश्वर ने जो प्रकृति बनाया है, कितना सुंदर प्रकृति बनाया है। चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य ही आपको दिखाई देगा। हम घूमने भी जाते हैं तो प्रकृति को ही देखने जाते हैं। तो इसी पर ही इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ कविता को। तो आइए चलिए बतलाते हैं आप लोगों को, चलिए समझिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लिखा है, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। तो यहाँ पर बोला गया है ईश्वर। ईश्वर को हम सभी कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई है प्राकृतिक जगत में, जो प्रकृति, जो पूरे दुनिया में, जगत मतलब दुनिया, पूरे दुनिया में, पूरे जगत में प्रकृति जो बना है, प्राकृतिक जो बना है, किसके द्वारा बना है? ईश्वर के द्वारा बना है। और वह कितनी सुंदरता बिखरी है। जो प्रकृति, ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति बना है, वह कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। टपक रही है गिरी शिखरों से झर। टपक रही है, टपकना मतलब गिरना, गिरी मतलब हो गया पर्वत, शिखर हो गया जो पर्वत का चोटियाँ होती हैं, जो शिखर बोलते हैं, ऊंचाई को बोलते हैं। झर रही है तो जो छोटे छोटे जो होते हैं पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से जो छोटी छोटी नदियाँ गिर के आती हैं, तो टपक रही है गिरी से। तो जो शिखर है पहाड़ों की, गिरी की, पर्वत के शिखरों से जो झरने होते हैं वो टपक रहे हैं, मतलब नीचे गिर रहे हैं। और नीचे गिर रहे हैं कहाँ? लौट रही घाटी में। लौट रही घाटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि घाटियों में आके जो रास्ता निकाल के आती हैं, जो रास्ता निकल जाती है पहाड़ों के बीच में, नदी की धारा जो आदि, ये सब जो बहते हैं, अपना छोटा रास्ता निकाल लेते हैं, उसी को घाटी बोला जाता है। तो शिखरों से, पहाड़ों के शिखरों से झरने जो टपक रही हैं और हमारे रास्ता निकाल के घाटियों के द्वारा वो आ रही हैं, गिर रही हैं। और लिपटी धूप छाँव में नीश्वर। और वो क्या कर रही है? लिपटी हैं, कभी वो धूप में कभी छाँव में होते हुए चुपचाप वो आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। निस्वर मतलब कोई भी आवाज़ नहीं कर रही है और वह आगे बढ़ते जा रही है। तो सीधे साधा सिंपल से बता रही हूँ मैं एक बार, और ये मैं समझा दी अच्छे तरीके से। अभी मैं और बताती हूँ इसी पे कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्मित इस प्रकृति का रूप बहुत ही सुंदर है। पर्वतों के शिखरों से झर रहे झरने कभी घाटियों से लौट रहे हैं, तो कभी धूप छाँव से होते हुए चुपचाप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आगे पैराग्राफ में जाते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल, बहती सीमाहीन सलक्ष्य संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू मरमर। अब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि बहती हुई हवाओं के स्पर्श से, अनिल को क्या बोला जाता है? यहाँ पे अनिल हो गया हवा। तो जो बह रही हवा, जो बहती हुई हवाओं के स्पर्श से छू रही है, खुश होकर घासें झूम रही हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि अनिल जो है, हवाएं जो हैं, पुलकित तृण दल, यहाँ पे तृण बोला गया है, पुलकित तृण माने जो हरा भरा घास है उसको क्या कर रही है? पवन
माने स्पर्श कर रही है। पवन मतलब चल रही है, हवाएं चल रही हैं, पुलकित होकर, खुश होकर चल रही हैं हवाएं, जो कि हरे हरे घासों को छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, छू रही हैं। बहती सीमाहीन, और वो क्या क्या कर रही हैं, सीमाओं से रहित हवाएं बहती जा रही हैं। जो अनिल है हवा, तो बहती सीमाहीन, वो अब सीमाओं से रहित मतलब सीमा में नहीं है, वो बहुत खुशी से, वह बहुत खुश होकर हवाएं क्या हो रही हैं, सीमा तोड़ दी हैं, सीमा में नहीं है, सीमा से रहित होकर वह क्या कर रही हैं, बह रही हैं हवाएं, और जो हरे हरे घास हैं उनको स्पर्श करती हुई बह रही हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सलक्ष्य संगीत स्रोतसी अरहर वन भू मर्म। अभी क्या कर रही है, जो हवाएं जो चल रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मधुर संगीत का स्रोत बन गई हैं हवाएं। यहाँ पे सलक्ष्य संगीत स्रोत से, उसका लक्ष्य ऐसा लग रहा है कि जो अनिल है, जो पवन चल रही है बहती हुई, वह ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा स्रोत बना ली है, अपने आप को ऐसा बना ली है हवाएं कि वह एक संगीत के रूप में, जो आवाज़ आ रही है ना, तो उसी को संगीत बोला गया है। संगीत यहाँ पे असंगीत आवाज़ें आ रही हैं, तो वो संगीत का रूप ले लिया है, संगीत स्रोत बन गया है वो। और क्या कर रही हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं, अहर वन भूमर्म, और वही संगीत का स्रोत बनकर इन हवाओं के कारण जो वन मने जंगल में वो हवाएं चली जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ पे निरंतर जो बढ़ रही है, तो पेड़ के जो पत्ते हैं वह क्या हो रहे हैं, जैसे कि बज रहे हैं, माने पत्तों का आवाज़ आ रहा है, तो जैसे कि लग रहा है कि संगीत सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे संगीत का स्रोत बनी हवाओं के कारण वनों में, जो यहाँ पे क्या है, मर्म, तो अशोक अर्थात जो पत्ते हैं वो हिलते डुलते ध्वनियाँ करते हुए निरंतर मतलब लगातार क्या हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा एक बार जान जाएंगे कि बहती हुई हवाओं के स्पर्श से खुश होकर घासें झूम रही हैं, सीमाओं से रहित हवाएं बहती जा रही हैं, मधुर संगीत का स्रोत बनी इन हवाओं के कारण वनों से मरमर अर्थात पत्तों के हिलने डुलने की ध्वनियाँ निरंतर सुनाई देती रहती हैं। आप सबों को मैं ये स्टूडेंट्स ये भी बता दूं कि नोट कॉपी और एक मतलब कॉपी और एक पेन लेके रखें, जो मैं बोलती हूँ उसको आप नोट करते रहें, लिखते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जो फूलों की जो ज्वालाएं हैं, मतलब रंग बिरंगे जो फूल खिले रहते हैं पूरे प्रकृति में, जो दिखाई देता है हमें धरती में, जो फूल हैं, जो रंग बिरंगे फूल हैं वो खिले हुए हैं, और वो खिले हुए हैं तो आंखें करती शीतल, और उन फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को जब हम देखते हैं तो हमारी आँखें जो आँखें हैं वो क्या करती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। शीतलता मतलब बहुत अच्छा लगता है, शीतल मतलब ठंडा होता है, शीतलता मतलब ठंडक लग रही है आँखों में, शीतलता यहाँ पर प्रदान कर रही है कौन, रंग बिरंगे फूल। मधु तितलियाँ, यहाँ पे बोला गया है मुकुल अधर मधु पीते मतलब पीना हो गया, मुकुल अधर हो गया, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मधुर से भरी हुई कलियाँ हैं, मुकुल मतलब जो कलियाँ हैं उनका रस क्या कर रही हैं, भौरे गुंजन भर मधुकर दल, गुंजन भर मतलब गुंजन करते हुए इधर उधर उड़ती हुई जो भौरे हैं वो क्या कर रहे हैं, मधुकर दल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मधु से भरी हुई कलियों का जो रस है वो क्या कर रहा है, भौरा का दल जो है वो पी रहा है, किसके, फूलों के रस को। और तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, और तितलियां भी क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, मंडरा रही हैं, कभी इधर कभी उधर, सभी जगह उड़ रही हैं वो, दूर कहीं पल्लव छाया में। और यहाँ पे क्या कर रहा है, दूर कहीं पल्लव छाया में, दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर, यहाँ पर पल्लव छाया मतलब पेड़ की छाया में कौन बैठी है, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल।
तो दूर में, बहुत ही दूर जंगल के पेड़ों में बैठी हुई है कोयल, जो कि रुक रुक कर वो क्या कर रही है, गाना गा रही है, मधुर गीत सुना रही है। तो ये सब प्रकृति का दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही सुमित्रा नंदन जी पंत जी यहाँ पे हमें वर्णन करके अच्छे तरीके से प्रकृति का सौंदर्य को बताए हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, लिखिए। रंग बिरंगे फूल आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं, मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है, तितलियाँ उन पर मंडराती हैं, दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल, जो नए नए पतियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। कविता ऐसे ये कविता भी बड़ी है और प्रकृति के विषय में इतना सुंदर वर्णन है, तो कविता तो बड़ा रहेगा ही फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीके से समझिए। लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में कुंपित, दूरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण काल गिरी स्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ रही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अब यहाँ पर कवि क्या बोलना चाहते हैं कि लेटी नीली छाएं, मतलब चारों तरफ क्या है, नीली नीली छा, मतलब नीली नीली क्या दिखाई दे रही है, आसमान दिखाई दे रही है। आसमान कैसी होती है, नीली है। तो चारों तरफ नीली आकाश दिखाई दे रही है। तो सूर्य की नुकीली किरणें, और यहाँ पे कृष्ण रवि किरणों, रवि किरण मतलब, रवि मतलब सूरज, किरण मतलब जो किरण होती है। तो सूर्य की नुकीली किरणें जो हैं, कृष्ण सूर्य की नुकीली किरणें जो नीली छाएं, लेटी नीली छाएं नीले आकाश में, छाया में क्या हो रही है, गुथित हो रही है। यहाँ पे किरणों में कुंपित मतलब वहाँ पे मिली हुई है, क्या हो रही है, गुथी गई है। सूर्य की जो नुकीली किरणें, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो सब कहाँ चली गई हैं, पूरे आसमान में। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे आसमान में वो क्या हो रही है, नीले आकाश की छाया में गुथित हो रही है। माने जैसे कि चोटी गुथा हुआ रहता है ना, मिल जाता है, गुथा हुआ रहता है, उस तरह से मतलब नीले आकाश में जो सूर्य की किरणें निकल रही हैं, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि गुथी हुई है। आगे है, दुरारो भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती है, जब धुराधो भांति ढाले और तरंग, निश्चित तरंग, जो तरंगे हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो क्या होती हैं, जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो ये अंचल तरंगों से, अचल माने बहुत सारे तरंगों की तरह दिखाई देने लगते हैं। धुरा व भांति ढालें, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि धुरा रो भांति ढालें, बहुत सारी मतलब किरणें जो बिखर गई हैं पूरे आसमान में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है धुरा रो, मतलब ऐसे ही हो रही है कि सोने की भाल जैसी, भाला होता है ना फेंकने वाले भाला, तो सोने के भाले जैसी प्रतीत हो रही है। कौन प्रतीत हो रही है, किरणें प्रातःकाल धरती पर पड़ती है। जब यहाँ पे बोला जा है स्वर्ण भाल गिरी स्वर प्रथम, तो यहाँ पे स्वर्ण भाल है, स्वर्ण मतलब सोना, भाल मतलब जो भाला हम फेंकते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो पूरे आसमान में जो किरणें जो हैं, सूरज की किरणें जिस तरह से पूरे नीले आकाश में फैला हुआ है, उसी ऐसा महसूस हो रहा है कि सोने की भाल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किरणें प्रातःकाल में धरती पर जब पड़ती हैं, जब किरणें सुबह सुबह होता है तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर किरणें, मतलब सुनहरे किरणें, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, उसी को बोला गया है यहाँ पे
करती उषा अभिनंदन। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उषा, उषा मतलब सुबह जब होता है तो प्रातःकाल क्या करता है, अभिनंदन, स्वागत कर रहा है पूरे प्रकृति को, पूरे जगत को। जैसे ही सूरज निकलता है उसके किरणें पूरे नीले आकाशों में दिखाई देता है, तो ऐसा महसूस होता है कि प्रातःकाल में हम सबों को अभिनंदन करता है, सुबह का अभिनंदन हो रहा है किरणों के साथ। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। और फिर एकाएक क्या होता है, शाम होते ही संध्या वंदन, जब शाम हो जाता है तो संध्या वंदन के साथ एकांत में यही कहीं छिप जाती हैं। जो किरणें होती हैं, जो सूरज होती हैं, जब शाम हो जाता है तो यहीं कहीं सूरज क्या होती है, छिप जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 2 करके बनाएंगे। ये पार्ट 1 हो गया निसर्ग वैभव का, पार्ट 2 एक और बनाएंगे। अभी नोट्स करिए, इसका नोट लिख लीजिए। सूर्य की नुकीली किरणें नीले आकाश की छाया में गुथी हुई लगती है। जब सूर्य को तिरछी किरणें धरती पर पड़ती है तो वे अचल तरंगों की तरह दिखाई देती है। सोने के भाले जैसी प्रतीत होने वाली किरणें प्रातःकाल धरती पर पड़ती है और शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में यहीं कहीं छिप जाती है। तो आज के लिए बस यही रहा। अभी अगले पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। और ज़रूर से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सबको बताइए। और कमेंट्स करके भी बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का ढंग, समझ में आया कि नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग सभी कोई आप लोग अच्छे तरीके से मुझसे समझ सके।